हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जी, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है, आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात करने वाला हूँ। बेटा जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेटा जी आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट while accounting is a process and अकाउंट कुछ भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अकाउंट लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अकाउंट का मतलब कुछ भी नहीं होता। अकाउंट जस्ट एक खाता, मे बी आ सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, ईटीसी। और जबकि अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं एक प्रोसेस सिस्टमेटिक तरीका है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ईटीसी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, बट अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन ब्रीफ मैं कहना चाहता हूं बेटा, जो सब्जेक्ट होता है हमारा वो अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटिंग नहीं होता है, ना ही अकाउंट होता है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का जो मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आज का जो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, अगर आप बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको इसका आंसर देता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरी अपकमिंग वीडियो होगी। तो बेटा जी आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा जी अब स्टार्ट करते हैं जो आज का चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं इसकी फुल फॉर्म जो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसलिए एस्टैब्लिश होती है, जो कि हमारी सोसाइटी में वेलफेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीओ एंड एनपीओ। पीओ क्या होता है बेटा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एनपीओ होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पीओ ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। जो पीओ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मेन पर्पज जो होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो बेटा जी आपके मन में क्वेश्चन आया कि प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर या फिर सोशल सर्विस। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे मीनिंग लिखा हुआ है, देखते हैं एक बार। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप फॉर इंक्रीज डेवलप टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स, creativity of our society in our society without earning any profit। मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इसलिए एस्टेब्लिश होती है हमारी सोसाइटी में स्किल्स, टैलेंट, नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, तो मैंने क्या करा, बच्चों को, जितने भी सोसाइटी के मेरे बच्चे हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बोला तो ये क्या बन जाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सेकेंड बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ आपके लिए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जैसे मैंने बोला तो आपके माइंड में तुरंत आ गया क्रिकेट की बात हुई है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि मैंने पैसा बहुत कमा लिया, नाम भी है और पैसा भी मेरे पास बहुत अच्छा खासा है, तो क्यों ना मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो उसने एक अकेडमी बनवाई जिसमें वो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। जो हमारे अच्छे अच्छे कोचेस हैं उन्हें हायर करके कोच ट्रेनिंग देता है और खुद भी उन्हें ट्रेनिंग देता है। तो इस तरह जो विदाउट अर्निंग प्रॉफिट अगर उसने एकेडमी चलाता है तो ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। मतलब कम शब्दों में बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर वेलफेयर के लिए काम करना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखने हैं, एनपीओज डोंट मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। एंड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, ये केवल सर्विस का काम करती है, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है, कोई सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही सेल करती है, ना ही परचेज करते हैं। सेकंड, एनपीओ सबमिट देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट टू दी रजिस्ट्रार ऑफ अ सोसाइटी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी जो रिपोर्ट है, अपने अकाउंट्स है, वो सबमिट करती है रजिस्ट्रार ऑफ अ सोसाइटी। तो नाउ मेरा अब आते हैं बात, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है एनपीओ की, उसमें तीन चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या होता है बेटा जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, फिर इसकी हेल्प से हम बनाने वाले हैं बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेल्प से मैं बनाने वाला हूं बैलेंस शीट।
इट इज क्लियर। तो बेटा जी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक नंबर का पहले मीनिंग की बात कर लेता हूं मैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी रिसीट्स है, पैसा आया तो रिसीट साइड और पैसा गया तो पेमेंट साइड। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, पैसा आएगा या फिर जाएगा, आपके माइंड में सीधी सी बात है आ रहा है कि पैसा आएगा तो एक रिसिप्ट है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो पैसा जाएगा, ये हमारी एक पेमेंट है। न्यूज़पेपर परचेज करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक उनकी पेमेंट है। आप समझ चुके हैं रिसीट और पेमेंट क्या होता है। पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो पेमेंट। इट इज क्लियर। और बात करते हैं इसके नेचर की। इसका जो नेचर होता है वो एक होता है बेटा आपका रियल अकाउंट। आपसे 1 मार्क्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसका बेटा नेचर है रियल अकाउंट। बात करते हैं सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जिसमें हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे और नेट प्रॉफिट जानते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये भी उसी की तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको प्रॉफिट नहीं होता है, मैंने पहले आपको मीनिंग में भी क्लियर कर दिया है। तो ये जो अकाउंट प्रिपेयर करती है इनकम एंड एक्सपेंस क्यों करती है, तो बेटा यहाँ पर जो आंसर निकलता है वो या तो आपका सरप्लस होगा, प्रॉफिट सरप्लस होगा, या फिर डेफिसिट होगा। ये अब सरप्लस क्या होता है? सरप्लस बेटा कुछ भी नहीं है, सरप्लस जस्ट लाइक अ प्रॉफिट, नॉट अ प्रॉफिट, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट। ठीक है। सिमिलरली डेफिसिट, डेफिसिट क्या होती है? जस्ट लाइक अ लॉस, ये लॉस नहीं है, जस्ट लाइक अ लॉस। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम से तो डेफिसिट बोल देते हैं, जब इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर से तो इसे हम सरप्लस बोल देते हैं। जब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस, और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे इनकम से तो आपका डेफिसिट। इसकी हेल्प से हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बेटा यहाँ पर 2 प्रकार की है, एक तो है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, एक है क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है, व्हाई प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का केवल एक ही पर्पज है, टू नो द कैपिटल फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज कैपिटल फंड? कैपिटल फंड क्या होता है बेटा? जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमारा कैपिटल हुआ करता था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। इट इज क्लियर, अकाउंटिंग के में आपने पढ़ा था। तो सिमिलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में ये बन जाता है कैपिटल फंड। अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं, जो डिफरेंस आता है ओपनिंग में, वो हमारा कैपिटल फंड कहलाता है। इट इज क्लियर। तो मैंने आपको समझाया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, और आपका बैलेंस शीट क्या होती है। अब बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे जो कि इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक आपके लिए इस चैप्टर को पूरा स्मूथ कर देंगे। आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहां पर लिखनी है और कहां पर नहीं लिखनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, सबसे पहले है बेटा आपका ये आपको देखिए लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं जिससे कि आपको ईजी लगेगा थोड़ा। बात करते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट होती है बेटा जी 2 प्रकार की, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। इट इज क्लियर। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है हम इसको बेटा हमेशा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाने वाले हैं, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सिमिलरली जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है इनको हम दिखाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम साइड। ठीक है। जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं हम उनको दिखाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम साइड। इट इज क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं रिसिप्ट, पेमेंट हो गया। पेमेंट में क्या होता है? पेमेंट भी बेटा 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी कैपिटल पेमेंट्स जो कभी कभी होती हैं, एक होती है रिवेन्यू पेमेंट। वो पेमेंट जो हमें रेगुलरली करनी होती है, अकाउंटिंग में मोर देन 2 टाइम्स करनी होती है। कैपिटल पेमेंट बेटा जो आती है हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट साइड आती है, बैलेंस शीट एसेट्स साइड। इट इज क्लियर। सिमिलरली रिवेन्यू जो पेमेंट होती है, रिवेन्यू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं आप इन्हें, रिवेन्यू पेमेंट या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको दिखाते हैं हम बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, एक्सपेंडिचर साइड। इन ब्रीफ बेटा जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो रिवेन्यू रिसिप्ट को इनकम साइड लिखता है और रिवेन्यू पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर साइड लिखता है। ठीक है। और हमें साथ साथ ध्यान रखना है बेटा जी, जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाती हैं, और कैपिटल पेमेंट जो होती हैं वो हमारी बैलेंस शीट एसेट साइड जाती है। तो मैं बात करता हूँ लाइफ मेंबरशिप फी। बेटा मान के चलो कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ठीक है, एक संस्था है,
इस संस्था के अंदर बहुत सारे मेंबर है। आपको ध्यान रखना है कि संस्था के अंदर मेंबर होते हैं, पार्टनर्स नहीं होते हैं। संस्था के अंदर मेंबर्स होते हैं, पार्टनर्स नहीं होते हैं। ये आपको क्लियर है? ठीक है। तो बेटा जी अब होता क्या है यहाँ पर, पार्टनर्स नहीं होते हैं। पार्टनर्स होंगे तो प्रॉफिट शेयर होगा, पार्टनर शेयर हिस्सा बांटना। तो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। अब ये मेंबर क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर से एक बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मैं आपकी संस्था का मेंबर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ मेंबर ऑफ योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बोला उससे कि आपको क्या करना होगा, एक फीस देनी होगी जो कि आपकी जिंदगी भर के लिए होगी, आप हमारी संस्था के क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहला तो ये है कि आप बताइए कि संस्था के पास पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। आपके मन में सीधा आया पैसा आ रहा है, इट मींस रिसिप्ट है। अब ये बताइए कि ये जो पैसा आया ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है? बेटा ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। वो जो पर्सन उस अमाउंट को देगा वो उसकी लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप उसे मिल जाएगी। इसी वजह से ही हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है, और कैपिटल रिसिप्ट आपको बैलेंस शीट में लाइव साइड डालना है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये। सेकंड बात करता हूं मैं एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। बेटा जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया था, सचिन का एग्जांपल, एक एकेडमी खोली है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को क्या सिखाना जाता है कि मतलब क्रिकेट सिखाना जाता है। तो ओवरऑल इसमें क्या होता है कि जो एंट्रेंस फी एक नॉमिनल सा अमाउंट चार्ज करते हैं, जो भी उस मतलब जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता है, सीखना चाहता है क्रिकेट, तो उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज करता है सचिन तेंदुलकर। तो जो अमाउंट है वो एक एज अ रिवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट किया जाएगा, और रिवेन्यू रिसिप्ट आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आती है। बेटा ये देखिए ध्यान से, इनकम रिवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड, इट इज क्लियर। चाहे वो आपकी एंट्रेंस फी हो या फिर रिवेन्यू एंट्रेंस फी हो या फिर एडमिशन फी हो। सेकंड बात करता हूं मैं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। हमने कोई फिक्स एसेट था, मशीन बेची, ठीक है। अब जो मशीन बेची बेटा, जो उसको बेचना है वो तो कभी कभार होता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट लॉस है, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम उसे रिवेन्यू इनकम मान लेंगे, ठीक है, इसलिए इनकम साइड दिखाने वाले। इस तरह लॉस को हम रिवेन्यू लॉस मान लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। इट मींस अगर किसी फिक्स एसेट्स को बेचने से कोई प्रॉफिट होता है तो इनकम साइड लिख देना, अगर कोई लॉस होता है तो एक्सपेंडिचर साइड लिख देना। इट इज क्लियर। ऑनोरेरियम, व्हाट इज ऑनोरेरियम? ऑनोरेरियम टू कोच, ऑनोरेरियम टू टीचर, वटेवर। ऑनोरेरियम का मीनिंग बताना चाहता हूं मैं, क्या होता है ये ऑनोरेरियम? बेटा ऑनर से बना सम्मान, जो हमारे हर फील्ड में रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मान लीजिए मैंने एक क्रिकेट एकेडमी खोली, तो इसमें जो रिस्पेक्टेड पर्सन है एक सचिन तेंदुलकर, मैंने उसे इनवाइट किया, वो मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। जो भी मेरे मेंबर्स हैं या फिर जो मेरे हमसे सीखने वाले बच्चे हैं उनको वो गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? वो अपने इस फील्ड में कैरियर के रिगार्डिंग अपनी वो स्टोरी बताता है, अपनी हिस्ट्री बताता है, कैसे कैसे वो लाइफ में सक्सेसफुल हुआ, आपको मोटिवेट करता है, ठीक है, आपको अच्छे से अच्छा बेटर करने के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई ऑनरेबल पर्सन, रिस्पेक्टेड पर्सन आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, क्या वो ऐसे आएगा और चला जाएगा? नहीं। तो ऑटोमेटिकली एक हमारा ग्रेटिट्यूड होता है, हमारे ग्रेटिट्यूड होता है कि जब इतना रिस्पेक्टेड पर्सन आया है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खर्चा कर दें। जैसे कि आप बेटा जी उसके लिए कुछ समोसे मंगा सकते हैं, फिर रसगुल्ले मंगा सकते हैं, बिस्लरी की बोतल मंगा सकते हैं, तो ये आपने करा उसके लिए। तो ये जो अमाउंट खर्च हुआ, दिस इज ऑनोरेरियम। अब जो आपने ये सामान मंगाया, ये खर्चा है या इनकम, आपकी पेमेंट है या रिसिप्ट है? पेमेंट है। अब माइंड में बात आती है कि ये रिवेन्यू है कैपिटल, तो बेटा जी ये रिवेन्यू है, बिकॉज आपने आज सचिन तेंदुलकर को बुलाया। अगर फ्यूचर में कोई डे आता है, लाइक स्पोर्ट डे आता है, तो आप विराट कोहली को बुलाते हैं। तो ये इस तरह का एक्सपेंडिचर बीच बीच में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनसे रिलेटेड रिस्पेक्टेड पर्सन को इन्वाइट करती रहती है टू मोटिवेट, टू गाइड, टू लीड, टू इंस्पायर, जो भी उन लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई? रिवेन्यू पेमेंट। और रिवेन्यू पेमेंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर साइड आती है, पेमेंट है क्योंकि रिवेन्यू पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? बेटा एंडोमेंट फंड क्या है? ये कैपिटल रिसिप्ट है। बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट क्यों है? ये वो अमाउंट है जब गिफ्ट की फॉर्म में आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अब किसी ने हमें एक बड़ा अमाउंट दिया, बहुत बड़ा अमाउंट दिया कैश की फॉर्म में, 10 लाख रुपए का कैश दे दिया, ये लीजिए संस्था के लिए मेरी तरफ से है, ठीक है। दिस इज नॉट डोनेशन, ये गिफ्ट है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एंडोमेंट फंड, जो कैपिटल रिसिप्ट है। तो इसलिए बेटा सीधा समझ चुके हैं, कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में लाइव साइड जाने वाली है। सब्सक्रिप्शन, चंदा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चंदा। सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज पेड बाय द मेंबर्स टू रिमेन मेंबरशिप अलाइव।
सब्सक्रिप्शन क्या होती है? वो रेगुलर इनकम होती है जो उसके मेंबर इसलिए देते हैं जिससे उनकी संस्था में सदस्यता या फिर मेंबरशिप बनी रहे। तो रेगुलर इनकम है तो रिसिप्ट है बेटा। अब रिसिप्ट है रेगुलर नेचर की तो रिवेन्यू रिसिप्ट है। रिवेन्यू रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड। इट इज क्लियर। सेल ऑफ स्पोर्ट मेटल भी हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर हम पुराने न्यूज़पेपर बेचते हैं तो ये भी रिवेन्यू हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। अगर ये होती है बेटा जी हमारी केवल न्यूज़पेपर, इट मींस आपने न्यूज़पेपर परचेज किया है। नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि बेटा एक नॉर्मल एक हाउस होल्ड जो होता है वो भी एक एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो खरीदता ही, और ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। तो कम से कम मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मोर देन दो या दो से अधिक न्यूज़पेपर खरीदते हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का मान चलते हैं, एक दैनिक जागरण हो गया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। तो बेटा जो ये न्यूज़पेपर आता है उसकी पेमेंट जो करता है, नॉर्मली आप सभी को पता है कि जो न्यूज़पेपर की पेमेंट की जाती है वो मंथली की जाती है। दैट्स वाई जो न्यूज़पेपर है वो एक संस्था की, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिवेन्यू पेमेंट है। और रिवेन्यू पेमेंट बेटा जी आप जानते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर लिखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा जी आपके सामने स्क्रीन पे एक फॉर्मेट है जो कि मैंने बहुत ही मतलब एक इफेक्टिव वे में बनाया आपके लिए, जिससे इजीली आप समझ सके और मार्क्स इजीली गो आउट कर सकें। तो बेटा सामने पहले आपके देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है ये। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी गिवन होगा। दिस इज बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग कैश या बैंक। इट मींस 1 अप्रैल को जो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, राइट। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस बीडी के नाम से, चाहे वो ओपनिंग कैश हो या फिर ओपनिंग बैंक हो। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इट मींस 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। अब यहाँ पे पेमेंट्स लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे सारी पेमेंट्स आती है। मैंने केवल इन्हें दो ही नाम दे दिया, एक तो ऑल रिवेन्यू पेमेंट्स, ऑल कैपिटल पेमेंट्स। इसी तरह रिसिप्ट्स को यहाँ पे दिया। जो हमारा बुक का फॉर्मेट है, इवन एनसीईआरटी का फॉर्मेट जो है उसमें क्या बेटा आपको डिटेल्ड में दिया है। बहुत सारी रिवेन्यू रिसिप्ट लिखी है, बहुत सारी रिवेन्यू पेमेंट लिखी है, कैपिटल रिसिप्ट लिखी है, कैपिटल पेमेंट लिखी है। मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं कि रिसिप्ट साइड सारी रिसिप्ट्स लिखी हैं, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की कैपिटल रिसिप्ट की, फिर उनमें से आइडेंटिफाई करो। फिर इसी तरह पेमेंट साइड में सारी रिवेन्यू पेमेंट भी है, कैपिटल पेमेंट भी है। लेकिन मैंने इसको क्या कर ब्रीफ कर दिया। ब्रीफ कर दिया मतलब कैसे ब्रीफ कर दिया कि जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट्स है हमारी, और ऑल रिवेन्यू पेमेंट्स नाम दे दिया मैंने, और जितनी भी कैपिटल पेमेंट्स है उन्हें ऑल कैपिटल पेमेंट्स दे दिया। सिमिलरली फॉर रिसिप्ट। तो बेटा जी इस फॉर्मेट से हमें केवल और केवल मुझे पेमेंट साइड से रिवेन्यू पेमेंट्स को उठाना है, और रिवेन्यू पेमेंट्स को उठा के आपको कहाँ लिख देना है? यहाँ पर लिख देना है। रिवेन्यू पेमेंट, जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट्स हैं इनको उठा के आपको एक्सपेंडिचर की तरफ लिख देना है। इट इज क्लियर। इसी तरह जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं हम इनको लिखने वाले हैं इनकम साइड। कहाँ लिखने वाले हैं? इनकम साइड। ये हमारी इनकम साइड आ जाएगी। ये थोड़े एरो गलत हो रहे हैं बेटा, ठीक है, इतना करेंगे। इट मींस आपने जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट है, कम शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो आपकी दोनों रिसिप्ट रिकॉर्ड करता है। आप देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पर ऑल रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, यहाँ पर ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, एंड ऑल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स एंड रिवेन्यू पेमेंट्स। Receipt and payment account record both receipts and both payments, but income and expenditure account records only revenue receipts and revenue payment। revenue receipts को income side लिख देते हैं हम, और revenue payments को capital payment side लिख देते हैं। बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग अगर इधर आई तो बेटा इस तरह प्लस हो जाएगा, अगर बैलेंसिंग इधर आई तो डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट था कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये इसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करने वाले हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। देखेंगे ध्यान से बेटा, केवल आपको ध्यान रखना है जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो आपकी इनकम साइड आ जाएंगी, और जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट्स हैं वो एक्सपेंडिचर साइड चली जाएंगी। क्लियर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर सारे बेटा हमारे एक्सपेंडिचर हैं, यहां पर हमारी इनकम है सारी, सबसे पहले बात करता हूँ बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी बेटा ओपनिंग कैश है, ये यहाँ पर आपको ना तो रिसिप्ट है ना पेमेंट है, ये आपका बैलेंस शीट में आएगा। मेंबर सब्सक्रिप्शन,
मेंबर सब्सक्रिप्शन मतलब ये आपका सब्सक्रिप्शन है केवल, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा सब्सक्रिप्शन, और इसका अमाउंट है बेटा ये सब्सक्रिप्शन 2,50,000, 2,50,000। इट इज क्लियर। देन आता है मेंबर्स एडमिशन फी। एडमिशन फी भी एक हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है, 15,000 रुपीज है केवल ये। उसके बाद करते हैं सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, ये भी आने वाला है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल। इसका अमाउंट जो है बेटा जी सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल हमारे पास है 2500। देन हायर ऑफ ग्राउंड, मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक कोई ग्राउंड है, वो किसी ने परचेज किया है, मतलब हायर परचेज सॉरी परचेज नहीं किया है, वो इसे यूज करने के लिए उन्हें रेंट पे लिया है कुछ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर डे के लिए। तो हायर ऑफ ग्राउंड एक हमारी रिसिप्ट होती है, संस्था के पास पैसा आएगा तो हायर ऑफ ग्राउंड। हायर ऑफ ग्राउंड का अमाउंट जो है बेटा यहाँ पे 28,000 है। उसके मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट। सब्सक्रिप्शन किसके लिए मिले? टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट फंड तो नहीं है हमारे पास, देखिए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये भी टूर्नामेंट है और ये भी टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट फंड नहीं है। तो बेटा यहाँ पे फंड बेस लगेंगे हम, फंड बेस में देखते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर 60,000, डोनेशन फॉर 6 लाख, और ये आपका टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 40,000। तो बेटा इसकी बैलेंसिंग करूँगा, टूर्नामेंट फंड बेस अकाउंटिंग लगेगी। फंड बेस में मैंने सिखा रखा है आपको कि अगर पॉजिटिव आंसर आता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और आई थिंक इसका पॉजिटिव आंसर आने वाला तो बैलेंस शीट में आएगा। इन तीनों कैलकुलेशन हम करेंगे। रिलेटेड फंड जो भी हमारे पास है, पर्टिकुलर फंड हमारे पास टूर्नामेंट फंड है या नहीं है, टूर्नामेंट फंड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, नहीं है तो सिंपली से बेटा ऐसे कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट यहाँ आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट हमारा है 60,000। अगर फंड गिवन होता तो हम बेटा कैलकुलेशन करते, सॉरी बेटा इसका जो हम ट्रीटमेंट करेंगे अलग से ही करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद में देखेंगे। टूर्नामेंट रिलेटेड जितनी भी चीजें को एक साथ में करके दिखाऊंगा आपको अलग से, ठीक है। लाइव मेंबरशिप फी अभी बताया था मैंने आपको, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, बैलेंस शीट लाइव साइड जाती है, इसलिए यहाँ नहीं आने वाली है, केवल मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये भी नहीं आने वाला है, बैलेंस शीट ही नहीं आने, आपके ऊपर फील्ड ये खर्चा है यहाँ पर आने वाला है, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपकीप ऑफ फील्ड ये हमारा 1,15,000 है। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस नहीं होगा, रेट एंड इंश्योरेंस आ जाएगा। रेट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट है 10,000, 10,000 यहाँ लिख देते। टेलीफोन यहाँ पर आ जाएगा, टेलीफोन का अमाउंट है 3,500। उसके बाद आता है पोस्टेज एंड कोरियर, कोरियर ये होगा 4,000। उसके बाद आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हो जाता है हमारा प्रिंटिंग एंड 20,000। मिसलिनियस एक्सपेंसेस है 4,400, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 4,400। ये आपका सेक्रेटरी ऑनोरेरियम ये भी खर्चा है हमारा 30,000 का, इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ग्रास सीड्स ये भी आएगा हमारा। उसके बाद आता है ग्रास सीड्स के बाद 2,600 है, 2,600, ठीक है। ग्रास सीड्स के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, परचेज ऑफ स्पोर्ट मेडल नहीं आएगा, बैलेंस शीट नहीं आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमारी बड़ी साइड है उसे दोनों तरफ लिख देंगे, उसका जो भी आंसर आएगा हमारा डेफिसिट सरप्लस होगा। देखते हैं यहाँ पे 2,50,000 है, 2,50,000 और ये आपका हो गया 265 और ये हो गया आपका 30,000, 2,65,000 ये हो जाता है हमारा। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ सबको तो इसका टोटल जो बैठता है बेटा जी, ये इसका टोटल बैठता है 265, 265 और 30 295, 295 500, 295 500, 295 295 500। इट इज क्लियर, 295 500। इसके बाद हमें निमाइज कर देना है। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो बेटा ये दोनों 30,000 है, 30 और 30 60,000, 60 95 105 105 2,20,000, 2,20,000, 2,24,000, 2,24,000, 2,26,000, 2,26,000, 2,27,000, 2,27,000 को माइनस करना है 295 माइनस 500, इससे माइनस करते हैं 0 0 0 5 15 में से 9 7 गया 8 हो जाता है, 8 में से 2 जाता है 6 हो जाता है, बस 68,500। तो आंसर बेटा इधर आया है, हमारी इनकम ज़्यादा है, इसे मैं बोल दूंगा सरप्लस। सरप्लस हो जाता है 68,500 का। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बड़े ही इजी लगा होगा, बड़ा ही इजीली समझ में आ चुका होगा कि मैंने यहाँ से केवल क्या करा, जितनी भी रिवेन्यू रिसिप्ट थी उनको इनकम साइड लिख दिया, और जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट थी उनको मैंने एक्सपेंडिचर साइड लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ
जो हमारे 3 नंबर के टॉपिक है, 3 मार्क्स में जो टॉपिक आने वाले हैं, जो अभी तक जो क्वेश्चन मैंने कराया है, जैसे क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, मे बी 5 मार्क्स के लिए, और मे बी चांस है कि एडजस्टमेंट के साथ आए, जो मैं आगे कराने वाला हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ 3 मार्क्स के टॉपिक की। 3 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ये 3 मार्क्स में? एक तो आपका सब्सक्रिप्शन होता है, एक कंज्यूमेबल आइटम होता है, एक फंड बेस अकाउंटिंग होती है। 3 आइटम होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम, फंड, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन और आपका फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपको करना है कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम का जो फॉर्मूला होता है बेटा जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कंज्यूमेबल आइटम। आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला जो है कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम क्या होते हैं बेटा? जैसे कि मान के लिए चलिए कि एक ऑफिस में स्टेशनरी हो जाती है, एक ऑफिस में स्टेशनरी हो जाती है, एक हॉस्पिटल के लिए कंज्यूमर आइटम मेडिसिन हो जाता है, और एक स्पोर्ट क्लब के लिए जो कंज्यूमर आइटम है स्पोर्ट मटेरियल हो जाता है। ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम। तो कंज्यूमेबल आइटम को हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं, बात आती है। कंज्यूमेबल आइटम को हम दिखाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। इट इज क्लियर? तो बेसिकली बेटा ये 3 नंबर में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि जो कंज्यूमेबल आइटम है, एक हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन होती है, एक ऑफिस के लिए स्टेशनरी होता है, एक स्पोर्ट क्लब के लिए स्पोर्ट मटेरियल होता है। इसको हम प्रेजेंट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। तो बेटा इसका एक ब्रीफ छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, कंज्यूमेबल आइटम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक हॉस्पिटल है जिसके पास अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में, इट मींस 1 अप्रैल को, उसके पास जो मेडिसिन थी बेटा 25,000 की थी। फिर ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में उसने कहीं क्या करा कि 10,000 की मेडिसिन और परचेज की। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक तो हमारा 25,000 है, क्योंकि 1 अप्रैल की बात है ये, और साल के बीच में इन्होंने 10,000 की और परचेज की। तो आपके माइंड में आ गया कि जो हॉस्पिटल है उसके पास जो मेडिसिन है टोटल 35,000 की हो जाती है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा 31 मार्च को जब मैंने देखा तो जो हॉस्पिटल था उसके पास केवल मेडिसिन जो थी बेटा 2,000 की थी। तो मैं आपसे पूछता हूँ ये होनी चाहिए 35,000 की, लेकिन क्लोजिंग में मैंने देखा केवल 2,000 के। तो बाकी की जो मेडिसिन है, इट मींस 33,000 की मेडिसिन कहाँ चली गई? तो बेटा ये 33,000 की मेडिसिन हॉस्पिटल के द्वारा कंज्यूम हो गई। तो बेटा ये कंज्यूम हो गई, ये खर्चा है, कहीं ना कहीं खर्चा है, दैट्स वाई हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करने वाले हैं। तो बेटा इसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, सामने देखिए। The receipt payment account show are payments of stationery purchase rupees 40,000 and there is a opening of and closing. Opening stock हमारा बेटा 12,000 है, ओपनिंग स्टॉक लेंगे यहाँ पर 12,000 प्लस परचेजेस जो कि 40,000 की है। बेटा ओपनिंग में 12,000 की थी स्टेशनरी, प्लस 40,000 की हमने और खरीदी, तो कितना हो जाता 52,000। इट इज क्लियर? ये हो गया टोटल कितना 52। लेकिन लास्ट में देखा तो ये केवल 15 की बची। तो बेटा ये बाकी रिमेनिंग क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। स्टेशनरी कंज्यूम का हमारा हो गया बेटा 37,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह हम कंज्यूमर आइटम फाइंड कर लेते हैं, बहुत ही इजी है और ये पेपर में आता है और डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, अब बेटा इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे कि आपको 37,000 मैंने फाइंड करके दिखाया कि कंज्यूमेबल आइटम आया था ये हमारा, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड करेंगे। स्टेशनरी कंज्यूम, जो भी कंज्यूम आइटम होगा, लाइक स्टेशनरी कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम, स्पॉट मटेरियल कंज्यूम, ईटीसी। जो ओपनिंग हमारी एसेट्स होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड 1 नंबर आपका बोर्ड इस चीज का 1 नंबर आपको देगा। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, जो भी क्लोजिंग स्टॉक किसी भी चीज का हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, स्पोर्ट मटेरियल का हो सकता है, या फिर स्पोर्ट क्लब का, स्पोर्ट मटेरियल का हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, फिर मेडिसिन का हो सकता है। तो बेटा इस तरह प्रेजेंटेशन करने पे बोर्ड आपको 3 मार्क्स दे रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट दिखानी है दोनों, ओपनिंग और क्लोजिंग, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाना है। बात करते हैं केस 2 की। जो केस सेकंड है इसमें क्या होता है, केस सेकंड में आपको क्या करना होता है कि फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस एक डिफरेंस आता है, ओपनिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास अवेलेबल होगा, लेकिन ये जो परचेज होती है, परचेज बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो परचेज थी इस फॉर्मूले में वो टोटल परचेज थी। टोटल परचेज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल परचेज का मतलब होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। आपको क्वेश्चन में टोटल परचेज गिवन नहीं होगी इन द केस 2 में। केस सेकंड में होता क्या है, या तो आपको क्रेडिट परचेज गिवन होगी या फिर कैश परचेज। जनरली 99.9% आपको कैश परचेज गिवन होती है और हमें क्रेडिट परचेज फाइंड करनी होती है। तो केस सेकंड में हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट। जब हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, उस क्रेडिटर्स अकाउंट में फाइंड करते हैं क्रेडिट परचेज। जब हमारे पास क्रेडिट परचेज आ जाती है
तो हम बेटा जी कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज को ऐड करके टोटल परचेज बना लेते हैं, फिर हमारा वही कॉन्सेप्ट लग जाता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा ये सामने देखिए, आपके सामने क्रेडिटर्स अकाउंट आ चुका है। सबसे पहले मैं बेटा क्रेडिटर्स मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्रेडिटर्स एक क्या होती है, मतलब ये एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर, व्हाटएवर क्या है ये। तो बेटा जी क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स क्या होती है? लायबिलिटी। क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, और जब ये लायबिलिटी है तो इसका नेचर जो होता है बेटा क्रेडिट होता है। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। तो इसी वजह से जिस चीज का जो नेचर होता है, जैसे कि क्रेडिट का नेचर क्रेडिट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस बेटा उसी साइड जाने वाला है। तो ओपनिंग क्रेडिटर को हम बैलेंस बीडी को क्रेडिट साइड डालेंगे। अगर हम ओपनिंग क्रेडिटर को क्रेडिट साइड डाले हैं तो क्लोजिंग क्रेडिटर को हम डेबिट साइड डालने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली ओपनिंग एडवांस, इसका ओपनिंग एडवांस मतलब प्रीपेड ये एसेट्स होता है, ओपनिंग एडवांस हमारा डेबिट साइड आएगा, क्लोजिंग एडवांस हमारा क्रेडिट साइड आएगा। अगर हमने कोई अमाउंट क्रेडिटर को दिया, ठीक है, अगर हमने कभी किसी से उधार सामान लिया था, हमने उसकी पेमेंट की, तो लायबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी डेफिनेटली। अगर लायबिलिटी कम होती है तो बेटा डेबिट साइड जाएगी। ये देखिए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के नाम से अमाउंट फिर जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद बेटा जी मैं बात करता हूं, ये जो अमाउंट आया है बैलेंसिंग, दिस इज क्रेडिट परचेज। इस क्रेडिट परचेज को मुझे ट्रांसफर कर देना है यहाँ पर क्रेडिटर को, जिस अकाउंट से ट्रांसफर होके आई है। ये हमारा अगला जो है स्टॉक अकाउंट है। स्टॉक अकाउंट में बेटा बैलेंस बीडी यहाँ पे डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक इधर होगा, क्लोजिंग स्टॉक इधर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आते हैं बेटा, अगर हम जिस चीज से भी हमारा स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक का नेचर क्या होता है? डेबिट, इसी वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड। हमने नगद परचेज किया है तो हमारी स्टॉक बढ़ेगी, इसलिए डेबिट। अगर हमने उधार खरीदा तो भी हमारा स्टॉक बढ़ेगा, तो भी डेबिट। इसके बाद अगर हम स्टॉक बेचते हैं, अगर बेटा हम सेल करते हैं, तो हमारा जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से हमने इसे क्रेडिट साइड का। और डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम सेल करेंगे तो डेफिनेटली या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर सेल करने पर हमें लॉस होता है तो बेटा हमको इसको दिखाना है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे, ये भी अमाउंट होगा लॉस। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी थी 25,000 की और हमने उन्हें सेल किया है 20,000 के लिए, तो ये 5,000 का जो लॉस है ये आपको यहाँ पर जेंड करना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और प्रॉफिट अगर होता है तो इसे हमें डेबिट साइड शो कर देना है, ठीक है। इसमें बेस आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड मेथड है। काफी बच्चों को अकाउंट समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया कि हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमेबल आइटम विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमें तीन चीजें दिखने बेटा, इनको ऐड कर देना है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना है, ओपनिंग एडवांस ऐड कर देना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड कर देना है। फिर हमें तीन चीजें लेस करनी है, जस्ट इनकी अपोजिट कर देनी है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होगा। जो भी बैलेंसिंग आएगी उस बैलेंसिंग को हम कहते हैं बेटा कंज्यूमेबल आइटम होगा वो हमारा, उसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर देना है। इट इज क्लियर। अब बात करते हैं कि जो अमाउंट आएगा, तीन चीज बस, केवल यहाँ पे 6 चीजें दिख रही हैं आपको, 6 चीजें दिख रही हैं। अब तो जो ये अमाउंट फाइंड करने के बाद आ रहा है, तीन चीजें हमने ऐड की आपके सामने बेटा जी। ये हमारा अमाउंट पेड टू कंज्यूमेबल आइटम, एक इंक्लूडिंग इसे मिलाते हैं तो 4 हो जाती हैं, और तीन चीजों को माइनस कर देना है यहाँ पर, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एडवांस एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स। जो ये अमाउंट कैलकुलेशन के बाद आता है, इसको मुझे प्रेजेंट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आता भी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है बेटा, जैसे आपने समझा होगा, आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो बेटा जी मैं नेक्स्ट चलता हूं। अब आपके सामने सेकंड टॉपिक आता है। सेकंड टॉपिक जो कि 3 मार्क्स का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन, चंदा जिसे बोलते हैं हिंदी में। अब सब्सक्रिप्शन एक, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी अगेन दोबारा बता देता हूं मैं, सब्सक्रिप्शन इज अ रेगुलर इनकम। जैसे वर्ड आया बेटा रेगुलर इनकम। अब बेटा जी आप खुद बताएंगे मेरे को ये रेगुलर इनकम है, मतलब बार बार मिलने वाली इनकम है, तो ये रिसिप्ट है या पेमेंट है? आप समझ चुके हैं ये रिसिप्ट है। और रेगुलर आ गया वर्ड तो ये बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, दैट्स व्हाई इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाने वाले हैं। इट इज क्लियर। तो बेटा एक मेरा ट्रिक है लाल के हिसाब से, लाल ट्रिक आपको बहुत ही हेल्प करेगी नंबर लाने में और सब्सक्रिप्शन टॉपिक को बहुत ही जल्दी खत्म करने में। तो बेटा ये सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द, संस्था को जितनी भी सब्सक्रिप्शन मिली है पूरे साल में वो लिख देनी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द, ये रहा आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द। फिर उसके बाद आपको लाल याद रखना है, ये लाल बड़े ही काम की चीज है, LAAL। L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, A स्टैंड फॉर एसेट्स। तो बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, अगर अकाउंटिंग ईयर में
हमारी सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग होती है तो बेटा जी उसे लेस कर देना है। एल यहाँ पर लेस है, जो यहाँ पे दो लाल है आपके पास, एक 11th मैंने बताया था आपको लाल, एक यहाँ पर है लाल। लायबिलिटीज एसेट्स, लायबिलिटीज एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं इसको लेस और ऐड से पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, इसको लेस करना है आपको। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड या एंडिंग, या एंडिंग लिखा है, एंड कर लेते हैं इसे, एंड, इसको आपको ऐड कर देना है। बिगिनिंग और एंड ये क्या है बेटा, अगर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2000 जो भी हमारा मान लेते हैं 2020 मान लेते हैं, तो साल हमारा खत्म होता है 31 मार्च 2021। तो बेटा अगर 1 अप्रैल 2020 को कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, ये लेस होगी। इसी तरह सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एंड में है तो ये ऐड हो जाएगी, क्लियर है। इस तरह एडवांस अगर बिगिनिंग में होती है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, इसे हम ऐड कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, इसको हम लेस कर देंगे। प्लस प्लस प्लस, ये दोनों माइनस करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखने वाले हैं। इट इज क्लियर। हेयर एल स्टैंड फॉर लेस एंड ए स्टैंड फॉर एड, ये आपके लिए मैंने नोट भी किया हुआ है। एल स्टैंड फॉर लेस एंड ए स्टैंड फॉर एड, ठीक है। अब ये सिमिलरली इसका अकाउंट है, इसके लिए भी ट्रिक मेरे पास है आपके लिए। आप देखिए ध्यान से बेटा, प्लस वाले कौन कौन से, एक तो ये रहा प्लस का, एक आपका प्लस का ये रहा बेटा, और एक ये रहा, और एक ये भी प्लस का ही बोला जाएगा, ठीक है। तो बेटा जितने भी प्लस के हैं आइटम हम उनको क्रेडिट साइड पहुंचा देंगे। इसका लॉजिक क्या है, इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है, और जिनसे भी इनकम प्लस होती है फिर इंक्रीज होती है हम उन्हें क्रेडिट साइड पहुंचा देंगे। देखिए ध्यान से, ये रहा, और जितने भी हमारे क्रेडिट साइड चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं दोबारा, जितने भी माइनस वाले हैं, एक तो माइनस का बेटा जी ये रहा, और एक माइनस का ये रहा, दो माइनस के, इनको हम पहुंचा देंगे बेटा कहां पर, इसको हम पहुंचाने वाले हैं कहां पर, इसको हम पहुंचाएंगे यहां पर आने वाला है, ठीक है। इसको हम पहुंचाने वाले हैं डेबिट साइड, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे, ये बैलेंसिंग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपकी क्रेडिट साइड आएगी, सॉरी, क्योंकि आपकी बैलेंसिंग जो आएगी बेटा, ये आपकी जो प्लस वाले आइटम है 1 2 3, ये आपके प्लस साइड जाने वाले हैं, मतलब क्रेडिट साइड जाने वाले हैं, और जो नेगेटिव वाले हैं वो डेबिट साइड जाने वाले हैं। बैलेंसिंग फिगर आपकी बेटा डेबिट साइड ही आने वाली है। डेबिट साइड जब बैलेंसिंग आएगी तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, जब एक अकाउंट से कोई चीज दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो क्रॉस होती है। क्रॉस का मतलब आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे लाइक दिस, ये आपका अकाउंट है, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट आएगा, यहाँ पर्टिकुलर आएगा, फिर अमाउंट आएगा। जितना भी कैलकुलेशन करने के बाद ये आया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपने लिखा है पर्टिकुलर में लिखा है बैलेंस बीडी, ओपनिंग एडवांस यहाँ पर है, क्लोजिंग एडवांस यहाँ पर है। इस तरह आउटस्टैंडिंग एट बीनी यहाँ पर है, आउटस्टैंडिंग एट एंड यहाँ पर है। कोई सब्सिडी अगर मिल जाती है उसे यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट से। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो यहाँ पर आएगी। आपका डेबिट साइड इस अमाउंट को, जो भी अमाउंट आ रहा है फाइंड होके, इसे यहाँ लिखेंगे हम किसके नाम से, सब्सक्रिप्शन के नाम से। इसको हम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इतना करने पे बोर्ड 3 नंबर दे रहा बेटा जी, ठीक है। आप चाहे इसे स्टेटमेंट की तरफ से समझ सकते हैं, चाहे फिर अकाउंट की तरीके से समझ सकते हैं, दोनों ही इजी हैं, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ गया तो अकाउंट समझ में आ गया, और अकाउंट समझ में आ गया तो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जितने पॉजिटिव है वो मैंने क्रेडिट साइड डाल दिए हैं, जितने भी नेगेटिव है वो डेबिट साइड डाल दिए हैं। बैलेंसिंग जो है डेबिट साइड आ रही है, डेबिट जो बैलेंसिंग आ रही है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखा देना है। इस तरह करने पे बोर्ड आपको कितने नंबर देता है बेटा जी, 3 मार्क्स। ये भी टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है जो कि 3 मार्क्स में आता है, क्लियर। इसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बेटा सेंटेंस नहीं लूंगा, इस सीधा हम करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, इट इज क्लियर। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च। तो बेटा ये हमारी बिगिनिंग होगी, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या होती है, लेस होती है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस हो जाएगी 50,000 रुपये। फिर आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस हो जाती है 35,000 रुपये। फिर उसके बाद मुझे करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल, मतलब एडवांस एट बिगिनिंग, ये प्लस हो जाती है आपका 25,000 रुपये। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड, ये माइनस हो जाती है ₹30,000। इस तरह कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो बेटा ये माइनस का कितना हो जाता है, माइनस का 80,000 और प्लस का हो जाता है 60,000, राइट, आई एम राइट। 60,000 प्लस का है, माइनस का 80 है, तो माइनस का 20 कह देते हैं, 2,30,000। ये 2,30,000 जो आएगा ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होने वाला है। किस तरह, कुछ इस तरह, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे आप, ये अमाउंट होगा, ये भी अमाउंट होगा, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, और ये भी पर्टिकुलर है।
ये अकाउंट बना दिया मैंने, कौन सा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अमाउंट को आप सब्सक्रिप्शन के नाम से यहाँ शो कर देंगे 2,30,000। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। सेकंड, अगर इसी को बच्चे आपके मन में आई कि बात सर अगर ये क्वेश्चन अकाउंट के लिए बनाने हैं तो बेटा जितने भी प्लस के उन्हें आप कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट साइड डाल देंगे। इस अमाउंट को क्रेडिट साइड डाल देंगे, इसको क्रेडिट साइड डाल देंगे और उसको क्रेडिट साइड डाल देंगे। बाकी इन दोनों को डेबिट साइड डालेंगे। बैलेंसिंग जो है 2,30,000 ऑटोमेटिकली आपकी डेबिट साइड आएगी। फिर यही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, सब्सक्रिप्शन नाम से शो कर देना है। इट इज क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड थर्ड टॉपिक ऑफ द 3 मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बात करता हूं, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमें किसी पर्टिकुलर यूज के लिए एक फंड मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर टेंपल, डोनेशन फॉर क्लब, डोनेशन फॉर स्कूल, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, टीसी, मतलब उस पर्टिकुलर फंड को हमें एक स्पेसिफिक यूज में ही लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट लगता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग लगती है। अगर उसी फंड की वजह से हमें कोई इनकम जनरेट होती है तो हमें उसमें ऐड कर देना होता है, और उसी फंड की वजह से कोई एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं तो हमें उन्हें लेस कर देना होता है। तो बेटा इतना ही करना है, सामने देखिए स्क्रीन पे, इससे इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले आपको रिलेटेड फंड लेना है, जो भी फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड होता है, क्रिकेट फंड हो, कुछ भी हो सकता है। देन आपको उससे रिलेटेड आपको जितनी भी इनकम्स है उनको प्लस कर देना है, जितनी भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है उनको माइनस कर देना है। फिर कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो बेटा ये आंसर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आ जाता है, अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव आया है तो हमको उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखाना है, ठीक है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फंड के नाम से। इट इज क्लियर। सेकंड में बात करता हूं, अगर ये आंसर आ जाता है नेगेटिव तो बेटा जी हमको इसको प्रेजेंट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरफ, जैसे कि मैंने आपको दोनों की प्रेजेंटेशन दे भी रखी है। ये जब है जब हमको आंसर मिलता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगा तो आपको फंड के नाम से, जो भी रिलेटेड फंड है उस फंड के नाम से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देना है। अगर आंसर आ जाता है नेगेटिव, नेगेटिव आता है तो बेटा इसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करना है। ये सबसे ज्यादा लाइट टॉपिक है, ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब इस रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं बेटा जी। पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारा बहुत ही इजी है, जहां पे मैं आपको पॉजिटिव आंसर दिखाता हूं। केस फर्स्ट, मान चलते हैं बेटा जी मैच फंड। मैच फंड मेरे पास है, मैच फंड ₹2 लाख, ₹2 लाख। फिर आपको गिवन है बेटा मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस मेरे पास है, मैच एक्सपेंसेस ₹50,000। फिर आपको गिवन है रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स। इट इज क्लियर, ₹30,000। इट इज क्लियर। तो बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पर्टिकुलर फंड है, पर्टिकुलर फंड यहां पर है हमारा मैच फंड। इट इज क्लियर। अब मैच फंड को आपको ध्यान रखना, अगर मैच की वजह से, इट मींस आप ऐसे भी याद रखते हैं उसमें वर्ड मैच का यूज हो गया, मैच की वजह से कोई एक्सपेंसेस हुए हैं या फिर मैच की वजह से कोई इनकम हुई है तो उन्हीं को यूज करना है, अदरवाइज हमें कोई यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन की बात करता हूं बेटा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैच फंड लेना है। मैच फंड हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैच फंड ₹2 लाख। अब इस रिलेटेड हमारे पास कोई इनकम है, यस डेफिनेटली है, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स। हमने मैच टिकट्स बेचे थे, उनसे हमें कुछ पैसा मिला, तो ये हमारी क्या हुई, इससे रिलेटेड इनकम हो गई, ठीक है। इस इनकम को हमें इसके अंदर ऐड कर देना है, ₹30,000, ठीक है, आपको पूरा लिखना है ये सेल ऑफ मैच टिकट्स। सेकंड, आपको कोई इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, यस डेफिनेटली लिख रहे हैं मैच एक्सपेंसेस। तो मैच एक्सपेंसेस को आपको यहाँ से माइनस कर देना है, लेस कर देना है, मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस का अमाउंट जो मेरे पास है बेटा ₹50,000 है। इट इज क्लियर। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, डिपेंड करता है इसकी कैलकुलेशन पे आंसर क्या था, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेटा 2 लाख प्लस 30,000 इट इज 2,30,000 माइनस 50,000 इट विल बी 180,000। तो 180 वो भी पॉजिटिव का है, 180 1,80,000 पॉजिटिव का है। और आपको मैंने बताया था अगर आंसर हमारा 1,80,000 आता है, सॉरी अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो कि 1,80,000 है वो पॉजिटिव ही है, तो हमें एक बैलेंस शीट बनानी होगी। बैलेंस शीट का मतलब यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, केवल पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, ओनली एक्सट्रैक्ट, जिसमें आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो ये बैलेंस शीट है बेटा जी, देखिए ध्यान से, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट हो जाती है हमारी। यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटीज, यहाँ पर आपका था लायबिलिटीज, फिर अमाउंट, अगेन सॉरी एसेट्स, फिर अगेन अमाउंट। इट इज क्लियर। तो ये अमाउंट जो है 1,80,000, इसको नाम को इसे दिखाना मैच फंड के नाम से, जो हमारा पर्टिकुलर फंड है, मैच फंड ₹1,80,000। इतना प्रेजेंट करने पे आपको बोर्ड 3 मार्क्स दे रहा है बेटा, ठीक है।
सेकंड मैं बात करता हूं बेटा, इससे अगर बात करें हम, अगर नेगेटिव आंसर आता, यही आंसर अगर बेटा नेगेटिव आता तो आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर देते। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो कि आपका 6 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सॉरी 5 मार्क्स आने वाला है। पहले इसकी वेटेज 6 मार्क्स की थी, इस बार अब टर्म 2 में इसकी 5 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। जो एनपीओ चैप्टर है कंप्लीटली 10 मार्क्स लेके बैठा हुआ है, 2 + 3 + 5, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा आपको यहाँ से, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 5। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, मतलब यही का मतलब इसी पैटर्न पे होगा, ठीक है। आप इसे ध्यान समझेंगे तो इस रिलेटेड क्वेश्चन सभी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हमें बनाना होता है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज क्लियर। यहां पर अमाउंट होगा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। बेटा जी एक कॉमन मिस्टेक जो पाई जाती है, कॉमन एरर पाया जाता है बच्चों का, नाम इसका क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चा क्या करता है फ्लो में इनकम अमाउंट एक्सपेंडिचर अमाउंट, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि आपने नॉमिनल अप्रोच पढ़ा होगा, ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। तो अकाउंट में जब बनाएंगे तो आपको पहले एक्सपेंडिचर लिखना है, फिर अमाउंट लिखना है, फिर इनकम लिखना है, फिर अमाउंट लिखना है, ठीक है। नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन डेबिट साइड आपका एक्सपेंडिचर ही आता है बेटा, ठीक है, एज पर नॉमिनल अप्रोच। तो बात करते हैं बेटा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपने पहले आपको ये बना देना है कंप्लीटली, साथ साथ में बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाता हूं बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाती है, ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां पर आपकी लायबिलिटीज होंगी, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अगेन अमाउंट। सेकंड क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां बनेगा आपका सेम, यहाँ पर आपका लायबिलिटीज होगा, यहाँ फिर अमाउंट होगा, फिर एसेट्स होंगे, फिर अमाउंट होगा, इट इज क्लियर। तो बेटा जी सबसे पहले बात करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, ठीक है। हमें बोला गया है क्वेश्चन में एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमारी जो अकाउंटिंग है उसके स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, लाइक प्लेग्राउंड 5 लाख का है, कैश इन हैंड 18,000, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मेटल 85,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो गया बेटा 28,000, इट इज क्लियर। रिसीवेबल का मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो बिल्ली बाकी है, आउटस्टैंडिंग है ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो बेटा जी सबसे पहले आपको टिक लगा देने हैं, डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट टू बी केप्ट एज अ रिजर्व। जो डोनेशन है और डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट टू बी केप्ट इन अ रिजर्व एंड अ परमानेंट पवेलियन। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन टिक लगा लीजिए आप। सब्सक्रिप्शन कहाँ पर है, ये रहा आपका इस साइड, ये रहा मेंबर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट जो है आपके पास राइट ऑफ 50% स्पोर्ट मटेरियल एंड 30% प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे टिक लगेगा, एंड स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल आपका आपकी ग्राउंड टूर्नामेंट, रेट एंड टेलीफोन, पोस्टेज, मिसलिनियस, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, इन्वेस्टमेंट, ये आपका प्रिंटिंग एंड ओपनिंग वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी आपका, ये आपको यहाँ पर आने वाला बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश और बैंक के नाम से 18,000। जितने भी हमारे पास ओपनिंग में एसेट्स है ये सारे लिख देने हैं। प्लेग्राउंड की अमाउंट कितनी है, यहाँ पर 5 लाख रुपीज है। उसके बाद कैश इन हैंड ऑलरेडी डन कर चुके हैं हम 18,000 का। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मेटल भी एक एसेट्स है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 85,000 का। उसके बाद आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू जो है 11,000 है। ओपनिंग बिगिनिंग प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर में कोई भी चीज होती है वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आती है। अगर वो एसेट्स है तो एसेट साइड, और लायबिलिटी तो लायबिलिटी साइड। आपको ध्यान रखना कि ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर, ऑन 1 अप्रैल, तो ऐसी कोई भी चीज है वो बेटा जी आप आंख मिच के ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये भी बिगिनिंग में है। आउटस्टैंडिंग, अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है बिगिनिंग में तो वह एसेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसमें आप बेटा आपको कुछ भी टफ नहीं लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं
जो बात करते हैं हम बेटा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट साइड इनकम साइड लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बेटा मेरे पास है 2,50,000, 2,50,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग में सब्सक्रिप्शन कितनी थी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग, तो बेटा इसे माइनस करेंगे लाल के अकॉर्डिंग, जो कि हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 28,000। और आउटस्टैंडिंग एट एंड भी है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होती है? प्लस होती है, जो कि ये रही बेटा आउटस्टैंडिंग एट एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड स्पॉट मेटल है ₹42,000। तो बेटा इन तीनों की कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। ये 14,000 प्लस करते हैं 264 आएगा, 264। सब्सक्रिप्शन की बात है, मेंबर एट एडमिशन, एडमिशन फी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, इसलिए यहाँ पर आने वाली है ये एडमिशन फी, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, सिंपल इस पे 15,000 की। उसके बाद आती है बेटा सेल ऑफ ओल्ड स्पॉट मेटल, ये भी हमारी रिसिप्ट मानी जाती है, सेल ऑफ ओल्ड स्पॉट मेटल ₹2500। इट इज क्लियर। देन हायर ऑफ ग्राउंड भी हमारी एक क्या है बेटा? हायर ऑफ ग्राउंड भी रिसिप्ट है 28,000 का। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, इसकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग होगी। लाइव मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। लाइव मेंबरशिप फी, लाइव मेंबर फी लाइव मेंबरशिप फी का अमाउंट है 20,000। बेटा जी जैसे आप देखते हैं लाइव मेंबरशिप फी एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड डाल दिया, जैसे कि मैंने 20,000 रुपीज। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, बेटा टूर्नामेंट से रिलेटेड डोनेशन भी है हमारे पास, एक्सपेंडिचर भी है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है मैं अलग से ही करूंगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो बैलेंस शीट लाइव साइड। और ये बेटा इसकी आई थिंक इसका पॉजिटिव आ तो साथ साथ यहाँ कर देते हैं, देखिए ध्यान से। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट 60,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये आपका है 6,60,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंस 40,000। तो बेटा ये 6,20,000 आता है, तो इसे यहाँ लिख देते हैं टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड के नाम से 6,20,000, टूर्नामेंट रिलेटेड सभी चीज़ों का टेंशन खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जी हम किसकी, जो हमारी पेमेंट साइड है उसमें से क्या क्या लेना है। बैलेंस शीट बीडी, जो हमारा क्लोजिंग कैश और बैंक होता है। बैलेंस बीडी ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक बैलेंस जो हमारा नेगेटिव है, बैंक बैलेंस क्या है हमारा यहाँ पर? नेगेटिव है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपकीप ऑफ फील्ड, अपकीप ऑफ फील्ड एक खर्चा है, अपकीप ऑफ फील्ड, अपकीप ऑफ फील्ड में आने वाला है 1,15,000, 1,15,000 रुपये। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस का हो चुका है ट्रीटमेंट। रेट एंड इंश्योरेंस में डाल देता हूँ बेटा जी, ये कितना अमाउंट है? रेट एंड इंश्योरेंस ₹10,000। उसके बाद टेलीफोन आने वाला है, टेलीफोन का अमाउंट है बेटा 3,500। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस का अमाउंट होता है 4,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे राइट ऑफ हो रहा है 50%। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000 की है, तो राइट ऑफ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगा? 5,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी राइट ऑफ 5,500। इट इज क्लियर। मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी आने वाले हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस का अमाउंट है 4,400। देन उसके बाद आता है सेक्रेटरी ऑनोरेरियम भी खर्चा है हमारा, जैसे आपको मैंने इंपोर्टेंट टर्म्स में पढ़ाया था अभी। ऑनोरेरियम का अमाउंट आ जाता है हमारा कितना? ऑनोरेरियम में 30,000 है। देन उसके बाद आता है ग्रास सीड्स में रखा 2,600। इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा बेटा। परचेज ऑफ स्पॉट मेटल भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो इनफ, ये हम कर चुके हैं, डोनेशन सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। बैलेंसिंग करेंगे बेटा, अगर हमारी साइड ज़्यादा होती है डेबिट वाली, ठीक है, हमें देखना कि हमारी साइड कौन सी ज़्यादा होती है। अगर हमें डेबिट साइड ज़्यादा है तो बेटा हम उसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम सरप्लस। क्या बोलेंगे बेटा जी? हम सरप्लस। ये हमारा सरप्लस हो जाएगा, सरप्लस, ठीक है, जो भी अमाउंट आने वाला है।
इस सरप्लस को ले जाएंगे आगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसिंग है यहाँ पे आएगी कैपिटल फंड, जैसे निकाल लेते हैं। ये आपको होता कितना 85,000, ये है आपका कितना प्लेग्राउंड 5,85,80,000 जोड़ते हैं तो ये होता है 39 और 47 57 57 और 85 57 और 85 57 और 85 इट इज़ 2 इट इज़ 414 6,42,000 माइनस करते हैं तो हमारा कैपिटल फंड आता है 6,42,000। ठीक है बेटा, 6,42,000 हमारा कैपिटल फंड आ चुका है। अब देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल फंड आया जो हमारा, कैपिटल फंड को ले लेंगे यहाँ पर 6,42,000 ले लेंगे यहाँ पर 6,42,000 प्लस कर देंगे यहाँ पर कैपिटल, इसमें सरप्लस का जो भी अमाउंट आया था, अभी मैंने एग्जैक्टली फाइंड नहीं करा, ये अमाउंट मान लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो ये थी आपकी इन्वेस्टमेंट 6 लाख की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाता है बेटा आपका स्पोर्ट मटेरियल 5,500 का, स्पोर्ट मटेरियल 5,500 का कंज्यूम हो गया था, 5,500 का कंज्यूम 11,000 का था, 5,500 कंज्यूम हो गया था, 5,500 का बचा है। राइट, प्ले ग्राउंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो एसेट्स हमारे ओपनिंग में थे वो क्लोजिंग में भी आएंगे अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्ले ग्राउंड 5 लाख रुपीज़ का होगा। कैश इन हैंड हमारा बैलेंस बीडी जो है 74 होगा इस बार। क्लोजिंग कैश 74,000। उसके बाद आ जाता है स्टॉक इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। ये हमारा है कि ओपनिंग में था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 42,000, ये 42,000 है, ये रहा। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, बस इनफ। तो बेटा होगा क्या है कि दोनों साइड हमारी बराबर बैठ जाती हैं। इससे क्या होगा, हमारी दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, और ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन आने वाला है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, तो फाइनली बाय बाय।